जैसा कि मुगल डायनेस्टी के बारे में मैंने आप लोग को बता दिया था पहले, थोड़ा बहुत स्टोरी सुना दिया। अरे रखो ना, जाओ ना यार, सदमे में है बच्चा भाई। अरे इतना बड़ा टेबल कहीं भी दबाओ, कर जाओ। तो जरा कुछ मैं देख लूं आप लोगों को कितना नॉलेज है, पीछे का कितना याद है, तो थोड़ा पता चल जाए मुझे। मुगल डायनेस्टी का फर्स्ट किंग कौन सा था? ठीक है। किस लड़ाई के बाद इंडिया में, किस बैटल या युद्ध के बाद इंडिया में मुगल एम्पायर स्टेबलाइज हो, मतलब स्थापना होगी मुगल वंश की? कौन सी लड़ाई लड़ी थी बाबर ने जिससे कि यहाँ पर स्थापना हो गई? तुम बताओ भाई शुभम, ये तुमने रटा ही नहीं। तुम तो वीडियो तो देखी होगा, वीडियो गई। अच्छा उसकी वीडियो नहीं बना, कहानी सुनाई थी मैंने। अच्छा तुम चारों में से कोई? पानीपत। पानीपत का जो युद्ध हुआ था वो किन दो लोगों के बीच में हुआ था? गलत। बाबू बेटा लड़ेगा, बाबर हुमायूं एक साथ लड़ लेंगे? बताइए, बता भाई चिकी। पानीपत का फर्स्ट वॉर किन दोनों लोगों के बीच में हुआ था? बुक में क्या खोज रही, दिमाग वो तो ऊपर रहता है। बोल भाई। इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच किस साल हुआ था? ये तो बता ही होगा आप लोग को। देख लिया, बता। नहीं देखा तो देखो ना पागल। बिल्कुल 1526, इतना तो आप लोग को पता है। दो लड़ाइयां बड़ी ही फेमस हैं, रख ले बेटा, कोई बात ना। छपाई के लिए पूरा 8 बजे तक शाम का टाइम है, चिंता मत कर, ऐसे जानना छोड़ो। 7th क्लास सुन लीजिएगा जरा, बड़े ही आदर सत्कार के साथ, सम्मान के साथ और हाथ जोड़ के आप लोग से प्रार्थना है कि हर दिन 2 बुक एक्सरसाइज बना करके घर से अपने अपने बुक से जो चैप्टर मैंने करा दिए हैं, अपने ही बुक से आप 2 बुक एक्सरसाइज हर दिन बना के मेरे से चेक करें। जिस दिन, ये मैंने बोल दिया, ये रिकॉर्डिंग में ही बोल रखा है और ऐसे बोल दिया है, जिस भी बच्चे का ये काम नहीं आया समझ लीजिए वो फांसी के फंदे पे भगत सिंह के बगल में ही लटका। ठीक है? किसी भी चैप्टर का, जो चैप्टर स्टार्ट करेंगे उसका जब खत्म हो जाएगा फिर दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर वाले क्वेश्चन का ना सर लिखना ज्यादा था तो मैंने उसका ऑप्शन लिख दिया। तुम काम दिखा दो एक बार। सर अब क्या करना है? हो गया तो जाओ, ठीक है चलो कल कर। देखिए चिकी तो बोलेगा नहीं, उसके पास मुंह है नहीं। 2 लड़ाइयां पानीपत की हुई थी और दोनों ही बहुत ज्यादा जरूरी, उसी से पूरा का पूरा मुगल एम्पायर स्टेबलाइज। उस दिन की कहानी में तुम थे ना? तुम भी नहीं थे, कोई बात नहीं, अब शुरू से स्टार्ट कर। जैसा कि जो आप लोग इतिहास पढ़े हैं उसके हिसाब से मैं ये बंद कर लेना, तुम्हारा छोटा है यहीं पे सामने रखा है, फिर ब्याह होने में दिक्कत हो जाए, कहीं मुंह टूट जाए। कि रख लो बहन, जीवन में बहुत समय मिलेगा, लेकिन जो पढ़ा रहे हैं वो दूसरा मास्टर नहीं पढ़ा पाएगा, उसको आएगा नहीं पड़ेगा। देखिए इंडिया में, हमारा जो भारत है, सबसे पहला जो सिविलाइजेशन माना जाता है, जो दिखता है हम लोगों को, वो तो था सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु वैली सिविलाइजेशन, हमने 6th क्लास में ही पढ़ा। उसके आपने जो नोट्स लिखा है वो रिवाइज करो। उसके बाद वैदिक एरा आया, आर्य लोग आए हमारे इंडिया में। आर्य लोग के आने के बाद हमारा जो भारत था 16 या 16, 6th क्लास से पढ़ाया था, याद होगा 16 महाजनपद वाला, 16 मगध, अंग, इस तरह से अवंती, कौशल, हस्तिनापुर, इंद्रप्रस्थ, ये सब आपको पता है, गांधार, 16 जनपद थे, महाजनपद हिंदी में,
और इंग्लिश में, दोनों में यही है। तो जब ये महाजनपद का काल था, मतलब जब महाजनपद आए, 16 बड़े बड़े राज्य बने इंडिया में, और सब राज्य का अपना एक एक, गुड़िया उसको बोल देना कि थोड़ा धीरे बोले। 16 बड़े बड़े राज्य बने और सबके अपने अपने राजा थे। उस समय से माना जाता है कि भारत में राजा और राजा का शासन स्टेबलाइज हो गया, स्थापित हो गया। उसी समय भारत का जो सबसे पहला राज्य बना, जहां पहले सबसे पहले राजा आए, वो था मगध, जो हम लोग के बिहार में। और उसका जो पहला राजा था वो था बिंबिसार। बिंबिसार। आपने जरासंध का नाम सुना होगा महाभारत की कहानी में। मैं और आपको कोई याद दिला बता रहे? आदमी, हाँ बेटा, राजा था, मगध का राजा। कंस का तो नाम सुना ही होगा, है ना? कंस मामा, कंस मामा, मामा ने बदनाम कर दे दुनिया को। मैं भी अपने भांजा भांजी को कभी कूट दिया करता था ना, तो बहन कहती देख ये रहा तेरा कंस मामा। तो जरासंध जो था कंस का ससुर था, मतलब जरासंध की बेटी से कंस का विवाह हुआ। तो जब महाभारत का युद्ध हुआ तो श्री कृष्ण भगवान ने कहा जाओ घर जाओ, दे दो, कल चेक ले जाओ फिर इसको। तो महाभारत के युद्ध हुआ तो कृष्ण भगवान ने कहा कि अगर जाओ घर जाओ बेटा, कितना खून सुखाओगे, कि अगर ये जरासंध रह गया तो पांडवों की जीत कभी नहीं हो सकती, इसको हराइए। तो भीम को ले गए और जरासंध को वरदान था उसको कोई मार नहीं सकता, तो जरासंध को ऐसे बीच से चीर करके दोनों साइड में फेंक दिया और जरासंध मर गया। तो जरासंध जिस वंश का राजा था, मगध का जहां राजा था, वहां का पहला राजा बिंबिसार था। उसके बाद आपको पता है और भी राजा धीरे धीरे करके आते गए, मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा, धीरे धीरे। गुप्ता पीरियड आप लोग को 6th क्लास में पढ़ाया था, मौर्य पढ़ाया था, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बताया था। तो ये माना जाता है कि भारत में जो पहला चक्रवर्ती सम्राट था, जिसने पूरे भारत को मिला करके उसका एक राजा बन गया, पूरा भारत उसके अंडर में था और उसी के कंट्रोल में था, वो था चंद्रगुप्त मौर्य। मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि हमारे स्टूडेंट्स को अगर मुगल साम्राज्य पढ़ना है तो ये भी तो पता होना चाहिए कि कहां से भारत स्टार्ट हुआ था और मुगल वंश कहां पे। चंद्रगुप्त मौर्य का ने शासन की स्थापना की। चैप्टर का नाम डालिएगा बेटा, और जो नंबरिंग उस बुक में हो जाए। थैंक यू। मेरे पास मत आइएगा। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने साम्राज्य की स्थापना की, चक्रवर्ती सम्राट थे। और जैसा कि आप लोग को पता ही है वो वाली कहानी कि उनके जो चाणक्य था वो उनका महामंत्री था, गुरु भी था, उन्हीं की मदद से पूरा का पूरा मगध पर जीत हासिल की और पाटलिपुत्र जो अभी बिहार की राजधानी है पटना, उसको अपनी राजधानी बनाया। तो चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा बिंदुसार, बिंबी नहीं बिंदु, बिंदुसार। और बिंदुसार किसका पिता था? अशोक का। अशोक के फादर का नाम बिंदुसार। तो अशोक पोता किसका हो गया? दादा कौन लगा अशोक का? चंद्रगुप्त। ये समझ रहे हैं आप लोग? तो दूसरा जो सबसे बड़ा, देखो 3-4 सम्राट जो हिंदुओं में हुए पहले, वो पूरे भारत को जीतने वाले और पूरे भारत को पर शासन करने वाले। पहला चंद्रगुप्त मौर्य, दूसरा था अशोक। अशोक के समय भी पूरा भारत उसके कंट्रोल में था। भारत ही नहीं, अफगानिस्तान, बांग्लादेश का जो इलाका सब कुछ उसी के अंडर में। अशोक, सम्राट अशोक। उसके बाद जैसे अशोक मरा तो उसके बाद जितने भी उसके और भी नाती पोते और भी उसके वंश में आए, चाहे इसके बाद बहुत सारे अलग अलग राजा लोग बने। तो मगध सिकुड़ के छोटा सा हो गया, ज्यादा बड़ा नहीं था। पूरे भारत पर छोटे छोटे अलग राजाएं होंगे, राजा लोग हो गए। उसके बाद गुप्ता पीरियड है, गुप्त वंश का शासन है। जैसे मौर्य वंश का था ना, तो गुप्त वंश की स्थापना श्री गुप्त नाम का
एक सरदार था, ये सिपाही था, सेनापति था, उसने की थी। और उसी वंश में चंद्रगुप्त फर्स्ट, चंद्रगुप्त द्वितीय ये लोग हुए। और सबसे इसमें इंपॉर्टेंट राजा था समुद्रगुप्त। गुप्ता पीरियड में, गुप्त वंश में, गुप्ता डायनेस्टी में जो सबसे शक्तिशाली राजा था उसका नाम था समुद्रगुप्त। इसको इंडिया का नेपोलियन भी कहा जाता है। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन, नेपोलियन बेटा मतलब जिसने बहुत ज्यादा अपना, फ्रांस का राजा था नेपोलियन, जिसने पूरी बहुत दूर दूर तक क्षेत्रों को जीता था। और उसके मरने के बाद आप ये समझ लो, गुप्ता पीरियड जब खत्म हुई उसके बाद भारत में कोई राज्य रहा ही नहीं हिंदुओं का, सब छोटे 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 हिस्से में बट गए। कोई ऐसा राजा नहीं हुआ समुद्रगुप्त या गुप्ता पीरियड के बाद जिसको कहा जाए कि पूरे भारत का ये राजा। दक्षिण भारत में तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र में अलग था, उड़ीसा में अलग राजा था, मगध में अलग राजा था जो बिहार है, उत्तर प्रदेश में अलग, इस तरह से करके अलग अलग जगहों पे छोटे छोटे राजा थे। तो हुआ क्या, जब गुप्ता पीरियड खत्म हुई और 712 एडी की बात कर रहे हैं, ईस्वी की बात, अरब में जो जैसे हम लोग के धर्मगुरु होते हैं ना बाबा जी लोग, तो वहां पर जो मुसलमानों का धर्म गुरु था, मतलब हेड था, पूरे जितने भी दुनिया में मुसलमान थे उसको अपना भगवान मानते, उसको खलीफा कहा जाता था। खलीफा ने मोहम्मद बिन कासिम को, एक उसका गुलाम था, सैनिक था, मोहम्मद बिन कासिम, 712 में, 712 ईस्वी में, एडी में, उसको भेजा कि जाओ भारत जाओ, इंडिया जाओ, हिंदुस्तान, और वहां पर लूट मार करके आओ, बहुत ज्यादा सोना है वहां, है ना। तो अरब से अगर आएंगे आप ऊपर से अफगानिस्तान पाकिस्तान से होते हुए, तो पहले गुजरात और राजस्थान में पंजाबी मिलेगा हम लोग का बॉर्डर पे। तो किसी ने, गद्दार ने बता दिया कि भाई सोमनाथ का जो मंदिर है ना गुजरात में, इतना सोना है कि तुम्हारे पूरे अरब, तुम्हारे देश के ना खच्चर और गधे मर जाएंगे, ऊंट मर जाएंगे, लेकिन इतना सोना ढोके नहीं ले जा पाए। मोहम्मद बिन कासिम ने कहा अच्छा इतना सोना, चलो भाई देखते हैं। आया, मंदिर लूट लिया, वहां के राजा से लड़ाई हुई और मंदिर पे हमला करके जितना सोना था सब लाद लिया, फिर भी सोना बचा ही रह गया। आधे उसके ऊंट और खच्चर, जो पौनी जिसको कहते हैं इंग्लिश में, रास्ते में ही रेगिस्तान में मर गए। समझ रहे हैं ना, इतना ज्यादा सोना, इसीलिए भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता है। तुम सोच भी नहीं सकते कि कितना गोल्डन टेम्पल। अभी सोमनाथ मंदिर अभी भी है, ठीक है, सोना की रहेगी, सोना है, बहुत सारे मंदिरों में सोना है। साउथ इंडिया जो दक्षिण भारत के मंदिर है ना, उसमें 2000, 3000, 4,000 करोड़ के सोने रखे हुए, और उस पर सरकार कुछ नहीं कर सकती। वो मंदिर की संपत्ति, और वो उसके अंदर लॉक करके, सील करके रखा हुआ है उसको, बहुत सुरक्षा से। आया, लूट के गया, लेकिन वो यहां पर बसा नहीं, यहाँ का राजा नहीं बना। तो भीमदेव प्रथम, भीमदेव वहां का राजा था गुजरात का। जब मंदिर लूट के चला गया तो फिर से दोबारा मंदिर बनवा दिया, थोड़ी करा दी सब कुछ। 1000 में, 712 की बात है, 712 की, 1000 ईस्वी में महमूद गजनवी, मोहम्मद गौरी की बात नहीं कर रहा, महमूद गजनवी, जो कि अफगानिस्तान का राजा था, इंडिया आया, बोला भाई इंडिया को लूटेंगे। वो आया, भारत में 17 जगहों पर, 17 अलग अलग जगहों पे हमला किया, जिसमें सोमनाथ मंदिर भी था। फिर से सोमनाथ मंदिर लूट के ले गए, लेकिन यहाँ पे राजा बन के नहीं रहा, केवल लूट मार की, राजाओं से सोना चांदी जो भी था लूट के ले गए, आदमियों को मारा और चले गए। और कारण ये था कि उस समय भारत में कोई भी एक बहुत बड़ा राजा नहीं था, छोटे छोटे राजा लोग थे, और एक राजा को मार रहा है, कोई ना मार लेते, दुश्मन खत्म हो जाएगा, दूसरा उसके सपोर्ट में नहीं जाता था, और उस गधे को ये नहीं पता था कि उसको काटने के बाद तुम्हारे पास ही आ रहा है। भारत हमारा लगभग 1000 सालों तक मुसलमानों का गुलाम रहा,
ठीक है, 1000 नहीं तो 700 सालों तक, 200 सालों तक तो हम इनके गुलाम रहे अंग्रेजों के। क्यों? क्योंकि हम लोग एक नहीं थे, आपस में ही लड़ते थे। आपके पड़ोसी के घर में अगर डकैती हो रही, चोर आ गया हो ना, तो आप नहीं निकलोगे बाहर, जान कोई बात नहीं। बहुत ज्यादा हीरो बन रहा था, है गली मारती, वो क्या कहते हैं, बीएमडब्ल्यू लेके आया था ना, अब देखिए भाई उसके बीएमडब्ल्यू की हवा निकलेगी। हम लोग क्या करते हैं, जलन, जेलस, ठीक है। लेकिन उन लोगों में ऐसा नहीं था। मुसलमान लोग केवल एक ही चीज जानते थे, एकता थी, मिलके रहते थे, अभी भी रहते। जो भी हो, तो महमूद गजनवी चला गया अफगानिस्तान, तो उसी का रिश्तेदार मोहम्मद गौरी का नाम आपको मैंने बताया, मोहम्मद गौरी था। उसको पता चला भाई हमारे चाचा ताऊ लोग जाकर के लूट के आए हैं भारत को, इतना ज्यादा दौलत है, तो क्यों ना ऐसा किया जाए कि वहीं पर जाकर के वहीं का राजा बन जाते हैं। ठीक है, उस समय दिल्ली में तोमर डायनेस्टी का शासन था, हिंदू राजा था, ठीक है। और उन तोमरों का जो राजा था पृथ्वीराज तृतीय पृथ्वीराज चौहान, 1191 की बात है, 1191 की बात, आया वो यहाँ पे। राजपूत लोग बड़े बहादुर, पृथ्वीराज चौहान के पास आते हैं, लड़ाई होती है मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में। पृथ्वीराज चौहान बुरी तरह हरा देता है मोहम्मद गौरी, जो अफगानिस्तान से है, और इसको अरेस्ट भी कर लेता है, गिरफ्तार भी कर लेता है, पकड़ लेता है जी, जंजीरों में बांध के। और ओ आरी ओ या सी, खुरदरा। तो जब दरबार में लेके आया जाता है मोहम्मद गौरी को, तो भाई हम लोग के राजा जो लोग होते थे निहत्थे पे, वार नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, हमारा ये संस्कार है, गोबर है। मोहम्मद गौरी ने कह दिया था कि देख ले भाई राजा, या तो तू मेरा कत्ल कर दे, मुझे मार दे, नहीं तो मैं जब दोबारा आऊंगा तो मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। वो अभी यही छोड़ दिया, गया गौरी, सारी कमजोरियों को तो पकड़ ही लिया था, यहाँ पे आकर के दोबारा अपनी सेना को और मजबूत करके इंडिया आता है, और पूरे के पूरे पृथ्वीराज चौहान की सेना को खत्म कर देता है, और पृथ्वीराज चौहान लड़ाई के मैदान से भागने लगता है, उसको पकड़ लिया जाता है, और मोहम्मद गौरी उसको जान से मार, खत्म। तो ये बात थी 1192 की, 1192 ईस्वी की बात थी। अब यहां पर मोहम्मद गौरी रहता है, दिल्ली को अपनी राजधानी बनाता है, ठीक है। उसका एक सरदार था, मतलब कि जो वहां पे है ना, वो गुलाम लोग को लेके आते थे। मुस्लिम लोग उस समय गुलाम या स्लेव लोग को पालते थे। गुलाम समझते हैं ना, दास, गुलाम। और गुलाम मतलब ऐसा नहीं ना कि पोछा झाड़ू लगाने वाला, सैनिक टाइप का सरदार, बहुत बड़ा योद्धा है, कोई बहुत बड़ा मंत्री, इस टाइप के गुलाम होते थे। तो सब तरह के काम करवा सकता था, लेकिन गुलामों की भी ना कैटेगरी होती थी। कोई गुलाम था जो लड़ने में अच्छा था, कोई था जो गुड्डे दबाने में अच्छा था, तो गुड्डे दबाने वाले को गुड्डे दबाने में लगा हुआ था, और किसी से भाई युद्ध लड़वा रहा था, सेना में शामिल कर लिया। तो दो गुलाम जो थे मोहम्मद गौरी के, वो बड़े ही काम के थे। एक था मोहम्मद गौरी के, एक था बख्तियार खिलजी, बख्तियार खिलजी, और दूसरा था कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। ये यहां पर था ही। उसी समय क्या हुआ कि जहां का वो राजा था ना अफगानिस्तान का, तो उसकी राजधानी गजनी थी, ठीक है। वहां पर विद्रोह हो गया। भाई मान लो, जहां आप, जैसे मान लो अभी मैं यहाँ हूँ, मेरे गांव पे घर पे किसी ने अटैक कर लिया, जमीन पे कब्जा किसी कोई करने लगे, तो हम जाएंगे ना भाई अपना प्रॉपर्टी को देखने की। हाँ, क्यों बेटे, कितने बजे? डोंट वरी, 3:30 ही हो रहा है। क्लास क्या देंगे वो, क्या क्लास देंगे, शांति से रह। देखिएगा, तो वो जब लौट रहा होता है, मोहम्मद गौरी बोलता है कुतुबुद्दीन ऐबक को कि भाई ऐसा है, तुम यहाँ पर रहो,
देख रेख करो, मैं तब तक आता हूं अपने खेतों से घूम के, जरा गजनी से देखो कि क्या स्थिति है वहां। अभी जा ही रहा होता है तो पंजाब और भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर पे साल्ट रेंज है, नमक का पहाड़, काला नमक हम लोग खाते हैं ना, ब्लैक सॉल्ट, वो पत्थर होता है एक्चुअली। ठीक है, तो अभी देखा होगा ना कभी कभी ये जो आते हैं वो घोड़ा गाड़ी पे लेकर के, बड़े बड़े पत्थर देखते हैं, वो प्योर होता है। तो वहीं जा रहा होता है ना, तो वहां पर एक आदिवासी टाइप की जाति थी, लड़ाकू खोखर जनजाति थी, ट्राइबल्स लोग। तो उससे इसका युद्ध हो जाता है, लड़ाई होती है, और वहीं पर मोहम्मद गौरी मारा जाता है। ये बात थी 1206 की, 1206 में। अब देखो हुआ, जिसने विद्रोह, मान लो कि मैं जा रहा हूं, मैं क्यों जाऊं यार, मेरा दुश्मन कोई जा रहा है, ठीक है, कोई भी एक आदमी है जो यहाँ दिल्ली में रहता है, यहाँ भी उसकी प्रॉपर्टी है, और अफगानिस्तान में भी प्रॉपर्टी। दिल्ली आया था यहाँ पर जीत के, जैसे मोहम्मद गौरी। अब अफगानिस्तान में क्या था ना कि उसकी जगह पे किसी ने अधिकार करके बैठ गया, भाई ये तो मेरा है, और वो आदमी जा रहा है, रास्ते में ही मर गया, ठीक है ना। तो यहाँ दिल्ली से चला तो किसी न किसी आदमी को दे के गया कि भाई तुम देखना, मैं आता हूं गांव से, और जो गांव पे बैठा हुआ था वो तो वहां मालिक है। तो यहाँ पर जिसको देखरेख के लिए कहा था ये यहाँ का मालिक बन गया, और जिसने वहां अफगानिस्तान में कब्जा किया था वो वहां का मालिक बन गया, और मोहम्मद गौरी बीच में रह के उनकी आत्मा फुर्र हो गई। ठीक है, तो जी इनको भी जरा बता देना है बच्चों को। तो मोहम्मद गौरी ने मर गया, और एल्दौज नाम का जो उसका भतीजा था वो अफगानिस्तान का राजा बन गया, और कुतुबुद्दीन ऐबक भारत का राजा बन गया। चिल्ला काम कर गया भाई। तो मैंने एक और उसके योद्धा का नाम बताया था, दूसरा नाम क्या बताया था? एक तो कुतुबुद्दीन ऐबक था, दूसरा अलाउद्दीन बख्तियार खिलजी, या बख्तियार खिलजी, अलाउद्दीन नहीं, ज्यादा बड़ा नाम है। तो हुआ क्या, आपने नालंदा यूनिवर्सिटी का नाम सुना, नालंदा विश्वविद्यालय का नाम सुना होगा। मैं आपको बता दूं, पूरे वर्ल्ड में 2 ही यूनिवर्सिटी थी। कब की बात कर रहे हैं? जब अशोक था, अशोक से भी पहले की बात, या उस सब जमाने की बात कर रहे हैं, गुप्ता पीरियड, गुप्ता काल की बात कर रहे हैं, अशोका के काल की बात कर रहे हैं। मीडिया नहीं, लोग जाते थे, वो डुगडुगी बजा के नहीं, वो जाके बताते रहते। मेरी बात तो एक तो था बिहार में, पटना से आगे एक जिला पड़ता है, नालंदा जिला भी है, वो डिस्ट्रिक्ट है, वहां पे नालंदा यूनिवर्सिटी थी। और दूसरी जो यूनिवर्सिटी थी, बेटा आप लोग केवल आंसर लिख रहे हैं, क्वेश्चन भी लिख रहे हैं? ठीक है, एक बुक से लिख लीजिए, एक टिक लगा के भाई को दे दीजिए, वो करेगा तब तक, चाहे उसको मैथ्स कर लेने दो। ठीक, तो और दूसरी यूनिवर्सिटी बेटा अभी इस्लामाबाद पाकिस्तान की राजधानी है, आपको पता हो, पाकिस्तान की कैपिटल इस्लामाबाद है, उसी के पास तक्षशिला नाम की एक जगह थी, वो दूसरी यूनिवर्सिटी से दुनिया में मशहूर थी, ये 2 ही। चाणक्य वहीं का प्रिंसिपल था, तक्षशिला यूनिवर्सिटी, समझ रहे? तो बख्तियार खिलजी को कुतुबुद्दीन ऐबक ने कहा कि तुम बिहार और बंगाल जीत करके लाओ, जाओ। ठीक है, वो गया, तो वहां पर उस समय बिहार का राजा जो था, या और भी थे, सब लोग भाग गए। उस समय बेटा भाई सुमित यूनिवर्सिटी, हाँ सारे कुछ है, खंडर सारे हैं, मैं बताऊंगा अभी सारी कहानी बताऊंगा। नहीं अभी नहीं, सुन तो लो क्यों नहीं है। तो जब गया ना, तो बिहार का राजा भाग गया। अभी जब देखा जाकर के, अरे ये कौन सी जगह है भाई, इतनी किताबें, इतनी बुक्स, इतनी नॉलेज, पूरी दुनिया में जितना साइंस का जो प्रचार है, जो भी गया ना, सब यहीं से गया, लोगों ने सीख सीख के गए, पूरी दुनिया से लोग आते थे यहाँ पढ़ने के लिए, नालंदा पूरी दुनिया से आते थे। तो उसने
जेलसी में या जलन में क्या किया, जितनी भी किताबें थी ना पूरी की पूरी यूनिवर्सिटी को आग लगा दी बख्तियार खिलजी ने, और पूरा का पूरा जो यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी जो थी वो पूरी की पूरी पुस्तकालय या लाइब्रेरी जल के राख हो गई। समझ रहे हैं? नहीं तो आज अगर वो बुक रहती, वो लाइब्रेरी रहती, तो तुम सोच भी नहीं सकते। हम लोग पास प्रमाण, ये सबूत रहता कि जितना भी रिसर्च ये साइंस में जो भी हुआ वो हम लोग की देन थी, भारत वालों की। ठीक है, तो ये दो काम हुआ। कुतुबुद्दीन ऐबक राजा बने, तो वो जब राजा बना तो उसने गुलाम वंश या स्लेव डायनेस्टी की स्थापना की। गुलाम वंश या स्लेव डायनेस्टी वो जब खत्म हो गए तो उसके बाद खिलजी वंश आया, खिलजी डायनेस्टी, वो खत्म हो गए, अब मुसलमान स्टार्ट हो गए। 1192 से मुसलमान स्टार्ट। खिलजी खत्म हो गए तो तुगलक आए, तुगलक खत्म हो गए तो सैयद आए, सैयद खत्म हो गए तो लोदी आए, और लोदी लोग 1526 तक थे, और 1526 में मुगल एम्पायर आया। बाबर ने लड़ाई लड़ी पानीपत की और मुगल स्थापित हो गए, और 1526 से 1857 तक मुगल भारत पे रहे। तो आपको समझ में आया, अब तो आ गया होगा कि भारत में ये मुगल कब आए, कैसे आए, इससे पहले का इतिहास क्या था। जितना मैंने आपको पहले की कहानी बताई ना, इसके लिए मास्टर को 20-20 किताब पढ़ने पड़ी, क्योंकि यूपीएससी में ज्यादा पढ़ना पड़ता है ना। अब हमने तो आपको घुमा दिया इतने कम में, लेकिन वहां तो एक एक चीज के लिए रिसर्च करना पड़ेगा आपको, कुछ बच्चों को बचेगा नहीं। चलिए अब आए हम लोग लाइन पे। हमारे पास 16 मिनट का समय है, और आप सोच भी नहीं सकते 16 मिनट में हम लोग कितने ग्रहों की यात्रा करके आ सकते हैं। चिंता मत करिए, हम लोग पृथ्वी पे ही रहेंगे और केवल भारत में ही घूमेंगे। हाँ, दिल्ली का लाल किला गए हैं कोई अंदर? आगरे का किला कौन घुमा है यहाँ पे? हाथ उठाएगा। श्रद्धा तो आगरे की तो घूमी ही होगी। और बेटे वो कहाँ घूमी है सच में? ऑनलाइन घूमी है? अच्छा, ऑनलाइन भी घूम सकते। ऑनलाइन नहीं बेटा, ऑफलाइन। तू जिस तरह हाथ उठा रहे ना, सारे बच्चों का है ना, टेंशन खत्म कर देगा तू। देखिएगा, तो सबसे पहले मैं आपको बाबर के बारे में थोड़ा बता दूं, उस दिन बच्चे नहीं आए थे। अफगानिस्तान जो है ना, वहां पे फरगना नाम का एक छोटा सा कस्बा है, अभी छोटा मोटा शहर होगा, वहीं का सूबेदार था उसका बाप। बाबर का जो फादर था, बाबर का फादर, कितना अच्छा रेविंग बन रहा है। बाबर का जो फादर था उसका नाम था उम्र शेख मिर्जा, और उसकी मां का नाम था कुतलग निगार। 14 साल का था, 12 साल का बाबर, उसी समय उसके फादर की डेथ हो गई। पूरे सूबे की जिम्मेवारी इसी पे आ गई। चाचा ताऊ भी इसके पीछे लगे रहते थे कि भाई इसके किले हड़प ले। लेकिन बड़ा बहादुर आदमी और बहुत ही ज्यादा पढ़ा लिखा। अभी शेरशाह बेटे दूर है, शेरशाह का जन्म भी ना हुआ, हम ना अभी जन्म करा रहे उसका, अभी रोक रखा है भगवान जी के पास उसको। ध्यान दे तू। बाबर 12 साल का है, तू शेरशाह पैदा कर देगा तू? हुमायूं के समय का था। 14 साल में इसका बालक होगा, बता तू? कुछ भी यार। शेरशाह ने तो क्या करे, फोटो लगाएगा, परेशान हो रहा है, शेरशाह का नाम ले लेंगे। चल ठीक है, देखो कोई बात नहीं। अच्छा है कि इंटरेस्ट है तुमने। आप हिस्ट्री आर्ट्स जो है ना, हम लोगों ने, टीचरों ने इतना उसको बोरिंग बना दिया है कि कोई बच्चा पढ़ना ही नहीं चाहता। अब ये सोचो मैं जब साइंस स्लाइड पढ़ाता हूँ तो कितना मजा आता है, और मुगल वंश में भी आपको उतना ही मजा आ रहा है जितना साइंस में आता है। ये आना चाहिए ना। अब मैं कहूंगा हाँ निकलिए बुक रे, ये लाइन 48 नंबर पेज निकाल बेटे, रगड़ दे, रीडिंग मार, आगे सर जी चैप्टर याद करें। क्या याद करना, सारा लाइन बाज याद कर, और क्या, यही सब कुछ है, ये दुनिया है। हिम्मत है नहीं, अब कपड़े उतरवा के कौन डंडे कर। देखिए तो हु वर द मुगल्स, ये मुगल थे कौन? हम लोग के 1526 से 1857 लगभग की, मान लीजिए कि 400 सालों के लगभग हमारे पे राज करके गए, तो पता तो होना चाहिए कौन थे। तो मैं आपको बताता हूं।
चंगेज खां और तैमूर लंग, ठीक है। चंगेज खान जो था वो था भाई मंगोलिया का, चीन के ऊपर एक देश है मंगोलिया, मंगोल वहां पे रहते, वहां से तो था इसका ये मदर वहां से थी, ठीक है। और तैमूर लंग जो कि तुर्की से था, ये अरब के ऊपर पड़ता है देश एक तुर्की, एशिया में ही, यहां से इसका फादर था, मतलब कि दादा होदा, मतलब दोनों के तरफ से थे। लेकिन माना जाता है, अच्छा एक बात बताओ, आप अपना एड्रेस मामा का घर तो नहीं बताओगे, पापा का ही घर बताओगे ना, तो उसी तरह से इसलिए माना जाता है कि जो मुगल थे वो तुर्की के थे, तुर्क थे। अब दादा परदादा वहां के थे तो ये भी तुर्की के ही हो गए, ये तो क्लियर हो गया। जैसे लिखा तो है पहले देखिएगा, द मुगल्स वर descendant of two great lineages of rulers. From their mother side they were descendants of Genghis Khan, ruler of Mongol tribe, China and Central Asia. From the father side they were the successor of Timur, ठीक है, द रूलर ऑफ ईरान, इराक, मॉडर्न डे तुर्की। बताई दिया मैंने वैसा। फादर के तरफ से ये तैमूर लंग के वंशज थे जो कि तुर्की का राजा था, ठीक है। और मदर के तरफ से ये चंगेज खां के वंशज थे जो कि मंगोलिया का राजा। क्लियर है बेटा? अगर मामा के तरफ से देख, माँ के तरफ से, तो ये तैमूर लंग के तरफ से, चंगेज खां के तरफ से। चंगेज खां एक बहुत बड़ा राजा था जो मंगोलिया का था, लेकिन उसने चीन और बहुत सारे इलाके पे कब्जा कर रखा था, बहुत बड़ा राजा था, बहुत बहादुर, ठीक है। और तैमूर लंग तुर्की, त से तैमूर, त से तुर्की, याद रखना, ये याद हो जाएगा। त से तैमूर लंग, त से तुर्की, तुर्की का राजा था, तो वहां से इसका फादर। कौन बनेगा करोड़पति में 25 लाख का क्वेश्चन था कि बाबर नामा बाबर ने खुद लिखी, बाबर नामा बाबर ने खुद लिखी थी, और किस भाषा में लिखी थी? तो तुर्की भाषा में लिखी थी। और तुर्की में भी एक अलग शैली थी, उसका नाम अगर ऑप्शन आए तो मैं बता दूं, थोड़ा सा पेचीदा सा है। तो बेटा तो हम तो क्या 9 से 10:30 करते क्या है जबरदस्ती, यही तो। 9 से 10:30 कोई कॉल ना करेगा रे, सॉरी बेटा कल आपके इसीलिए फोन नहीं उठा पाया था। अब गले पे चक्कू रहे और कोई फोन पे कर रहा हो, तुम्हारा फोन कैसे रिसीव कर सकता? बेटे अभी तो छोटा है ना, समझेगा, वैसे दिमाग से तो बच्चे बड़े ही, ठीक है। इतने शॉर्ट में खत्म कर दिया है ना, जैसे लग रहा है कि बच्चों ने कुछ सिखाएगा ही नहीं, इसलिए पता ही नहीं बच्चों का मास्टर कौन बैठा है। आपको पता है ये जो आपकी एनसीईआरटी की बुक है ना, ये देखने में लगती है बहुत साधारण, जैसे ही बेटे 12वीं पास करके कंपटीशन में जाओगे ना, सारे क्वेश्चन यहीं से उठा के दे दिया। कोई भी आदमी कंपटीशन तैयारी करता है तो 6ठी से 12वीं तक एनसीईआरटी की बुक पढ़ता है सबसे पहले, उसके बाद और कुछ ये तो है। देखिएगा 1526 में जो पानीपत का फर्स्ट युद्ध हुआ, बैटल ऑफ पानीपत, इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में, तो बाबर यहां तक कैसे आया? क्या उसे सपने में मोदी का इनविटेशन गया था? ऐसा तो नहीं हुआ। इब्राहिम लोदी का चाचा पंजाब का सूबेदार था, सूबेदार मतलब चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री, सीएम, बिल्कुल वही कर रहा हूं। उसका नाम था दौलत खान लोदी, दौलत खान लोदी, इब्राहिम लोदी के चाचा का। मेरे कान कमजोर हो गए, मजाक नहीं कर रहा, मेरी हियरिंग कैपेसिटी कम हो गई यहाँ पे बैठे बैठे।
मैं तो ले लेता बेटे, लेकिन 50 बच्चे है। रख दीजिए सारे सही। बच्चों का भविष्य ले जाएगा 50 में से 50 50 कितना से गिन के दिया, 85 क्वेश्चन दिया हमने तो देखा। एक मिनट, किन से जिसने शक है ना जाकर के ओरल टेस्ट ले ले, क्वेश्चन बुक में ही है। चिंता मत कर, तुम लोगों पे भरोसा कम है थोड़ा, इन पे भरोसा है। हम आपकी बुक को दुकान पे भिजवा दें। इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। और आप लोग जा कहाँ रहे हैं? 5 बजे। हाँ तो आप तो मतलब एहसान किए थे क्या? वो मैं देखूंगा ना, चिंता ना करो बहन, पूरा प्रोग्राम है सेट हो रखा है, सिरदर्द वाले खोपड़ी में। देखिए बेटा, तो 1526 में पानीपत का फर्स्ट युद्ध हुआ इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में। इब्राहिम लोदी का जो चाचा था, जो अंकल थे उनके, दौलत खान लोदी, पंजाब के उस समय मुख्यमंत्री, और चाहते थे कि किसी तरह से है ना ये खाजुला इब्राहिम लोदी मर जाए। आपका कोई रिश्तेदार हो और आप उसको दुश्मन मानते हो तो चाहते ना कि मर जाए, कि उसका सारा प्रॉपर्टी हम ले लें। होता है ना, आप नहीं, मैंने जो बड़े लोग होते हैं ऐसा चाहते हैं। जो प्रॉपर्टी डीलर सोचते ना कौन मरेगा कि उसकी किले हम हथियार सोचते रहते। और दूसरा, महाराणा प्रताप का नाम सुना है यहाँ पर आप लोगों ने? महाराणा प्रताप की जो दादाजी थे उनका नाम था राणा सांगा। राजस्थान में मेवाड़ नाम का एक छोटा सा राज्य था, वहीं के राजा थे। तो राणा सांगा ने भी वहां पर गए काबुल के तरफ, है ना, काबुल अभी जैसे देख रहे हो जहां बॉम्ब विस्फोट हो रहा है वही काबुल, और बोला बाबर को कि आप आओ लड़ो, पूरा सपोर्ट रहेगा बाबू, कोई दिक्कत नहीं है। और बाबर ये सोच रहा था राणा सांगा कि बाबर तो आएगा, युद्ध लड़के चला जाएगा और हम बैठ के हराज करेंगे मर जाके इब्राहिम लोदी के मरने के बाद। और दौलत खान लोदी भी यही सोच रहा था। बाबर ने बोला कोई बात, बाबर आया, दौलत खान लोदी ने भी बाबर की मदद कर दी, राणा सांगा ने भी मदद कर दी, अपनी सेना लेके युद्ध लड़े उसके साथ। और जैसे ही इब्राहिम लोदी, और इब्राहिम लोदी बहुत ही ज्यादा बहादुर राजा थे, भी याद रखिएगा, कोई साधारण योद्धा नहीं था, लेकिन और बहुत ही यंग भी था। लेकिन बाबर के पास लड़ने की विद्या जो थी ना, जो एक एक्सपर्टाइज था, वो बहुत ज्यादा था। और बाबर ने एक नई चीज युद्ध के मैदान में लेके आया, पहली बार, आज तक इंडिया वालों ने कभी देखा भी नहीं था, वो था तोप। भारत में तोपों का पहला इस्तेमाल बाबर ने पानीपत के फर्स्ट बैटल में ही किया था, युद्ध में किया। अब यहाँ पे तलवार पिजा रहे हैं पत्थर पे, तब तक वहां से 2 गोले आए, 10 खत्म। अब तोप के सामने तलवार का क्या विशाल, सेना कम थी बाबर के पास, लेकिन बेटे वो तो पता है ना, लेकिन नाड़ काटने के लिए बेटे इतना दिमाग रहता तो फिर राजा चेंज ना हो जाता। नाड़ काट दे तो अब सामने लगा के खड़ा है तेरे, तू कितना नाड़ काटेगा उसकी? क्या फेंक के मारोगे बेटे? रियल युद्ध था वो। उधर कोई है ना, उधर क्या करते हैं, वो खिलौने ना रखे हुए थे, उधर भी तलवार वाले सब कुछ, ऐसा नहीं होता था बेटे। वैसे आपको पता है ओलंपिक में गोल्ड भी आया, भाला फेंका जाता है तलवार में, तलवार से तो लेके लड़ेगी ना, है कि नहीं? जैसे हमारा तलवार यहाँ गिरा हुआ है हरे कलर का। इस चैप्टर को और कल करा देंगे आपको, ठीक, कल खत्म करेंगे इसे। आप लोग आगे चले जाइए, 8 क्लास इधर आएंगे, ये चारों कुर्सी खाली ले लीजिए, मैं फोन दे देता हूँ, लिख लेता हूँ। हाँ आपका हो जाइए, क्या ले लो, लिख के फिर दे देना। दिलीप 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 क्वेश्चन दे दो। मैं तो आंसर भी लिखा है सर। मैं कहने तो लग रहा है तो क्वेश्चन लिख लेगा ना, क्या क्वेश्चन लिख के दे देगा ये है ना तेरा।
अरे कहाँ की सिमरन, दिखना रही, हो गया तेरे पेपर पूरा? कर लो, ठीक है। होने के बाद भाई ने भी है ना पैक कर लेना।